नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। मंद स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड हो रही थी कि सर सुनील सर का एक और इंटरव्यू किया जाए। तो आज से बेहतर दिन वो इंटरव्यू का दिन नहीं हो सकता था फ्रेंड, क्योंकि आज बहुत से स्टूडेंट्स के चेहरे पे खुशियां आई है। आरबी एनटीपीसी का जो रिवाइज रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंद स्टडी पर। थैंक यू। वेलकम। तो सुनील जी, आपसे सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आज आप हम लोगों का 30 मतलब कि मार्च है, और हम लोगों का जो लेवल 6 का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट दिया गया है एमबी के द्वारा, वो दिया गया है मई 2022। यानी कि एग्जैक्टली मोटा मोटा देखा जाए तो 30 दिन का स्टूडेंट्स के पास समय बचा हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए कि उन स्टूडेंट्स की क्या रणनीति होनी चाहिए और आप किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करूँ उससे पहले आपके जो सभी व्यूअर हैं सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने वीडियो के ऊपर बहुत पॉजिटिव कमेंट और जिन्होंने अपने डाउट पूछे, इसके लिए सबको धन्यवाद। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट का जो एक कमेंट बार-बार आ रहा था कि आपका कौन-सा बोर्ड है आरआरबी एनटीपीसी में, तो इसके बारे में सर मैं पहले बता दूँ, उसके बाद वो आते हैं। तो मेरा जो बोर्ड है वो आरआरबी गोरखपुर है, गोरखपुर से अप्लाई किए हुए हैं। और मेरा जो मार्क्स है आप लोग सबको तो पता ही है। और हम दो लेवल के लिए एलिजिबल थे, तो दोनों लेवल में ही सेलेक्टेड हैं। क्योंकि जब फॉर्म आया था उस समय मेरा ग्रेजुएशन पूरा तरह से फाइनल नहीं हो पाया था, तो हम लेवल 2 और 3 के लिए एलिजिबल थे। तो 2 लेवल के लिए हम दोनों में, मेरा आज जो रिजल्ट आया है उसमें भी हम दोनों में सेलेक्टेड हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। तो सर मेरा जो स्ट्रेटजी है वो हम बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर करते। तो मेरा क्या था, मतलब अभी जो स्टूडेंट है 1 महीने जो इनके लिए तैयारी के लिए, तो इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट प्लान है वो टू डू लिस्ट करके तैयार होना। सर टू डू लिस्ट क्या होता है, जैसे सर मतलब आज जैसे कल क्या पढ़ना है उसके लिए हम आज एक प्लान कर लेंगे। जैसे सपोज कर लेते हैं कि आज हमको हिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ना है, मैथ में ये चैप्टर करना है, उसके बाद रीजनिंग में ये चैप्टर करना है, स्टैटिक जीके में ये करना है। उसको हम आज आज ही उसको नोट कर लेंगे कि कल हमको ये करना है। रूटीन नहीं बना के ये टू डू लिस्ट बना लेंगे कि कल हमको ये चीज पढ़ना है। तो क्या होता है कि सर इससे हमारे ऊपर एक कल का प्रेशर रहता है कि हमको ये चीज खत्म करना है, ये टॉपिक हमको खत्म करना है। तो 30 दिन का टाइम है, तो इस तरह से हम डेली अगर हम टू डू लिस्ट पे अपना काम करें तो हमारे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा तैयार, मतलब इस समय तो क्या है कि सारे स्टूडेंट तो अब लगभग सिलेबस अपना पढ़ ही लिए होंगे, तो रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका है कि आप टू डू लिस्ट बना लीजिए। जैसे आज आज हम अपना टू डू लिस्ट बना लिए कि आज हिस्ट्री में हम हड़प्पा सभ्यता को, कल मतलब कल के लिए हड़प्पा सभ्यता हिस्ट्री से रिवाइज कर लेंगे, मैथ में नंबर सिस्टम कर लेंगे, और स्टैटिक जीके में जितना भी नेशनल पार्क है उसको कर लेंगे, और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग कर लेंगे। तो अब ये क्या है कि इसमें कोई रूटीन नहीं है। कल हमको जितना टाइम मिलेगा, जितना टाइम लगेगा, उसको हम आराम से कर सकते हैं। रूटीन में कभी कभी क्या होता है कि जो रूटीन होता है प्रॉपर फॉलो नहीं होने की वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि अरे मेरा आज रूटीन फॉलो नहीं हो पाया, कैसे होगा। तो सर ये टू डू लिस्ट का ये फायदा है कि इसमें है कि सर आपको वो काम करना है, वो आप सुबह में कीजिए, शाम को कीजिए, दोपहर कीजिए, रात में कीजिए, लेकिन हाँ उसको आपको कर लेना है। तो जो स्टूडेंट जितने कैपेबल है उतना अपना एक टू डू लिस्ट बना ले। अगर मान ले एक स्टूडेंट दो दो चैप्टर अगर हिस्ट्री का एक दिन कर ले सकते हैं, तो 2 चैप्टर का टू डू लिस्ट में अपना नोट कर ले कि कल हमको ये 2 टॉपिक पढ़ना है, मैथ का ये 2 टॉपिक पढ़ना है, मैथ का ये 2 टॉपिक पढ़ना है। इस तरह से करके एक टू डू लिस्ट तैयार करके उस पर पढ़ाई करें, ये बेस्ट तरीका है सर मेरे अकॉर्डिंग। तो सुनील जी, ये तो हुआ कि ओवरऑल अप्रोच, यानी कि स्टूडेंट्स को क्या ओवरऑल अप्रोच रखनी चाहिए। थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट वाइज और स्पेसिफिक वाइज थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि कोई ना कहीं आरआरबी एनटीपीसी का जो शिफ्ट 2 का जो कंपटीशन होने वाला है वो इतना आसान नहीं होने वाला, वो बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। तो सबसे दूसरा जो सवाल आपसे है वो ये है कि स्टूडेंट्स की जो सब्जेक्ट्स की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, और उसका इसी में एक और छोटा सा सवाल मर्ज है कि जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट की जो प्रायोरिटी है, जो पहली प्रायोरिटी है, उस सब्जेक्ट को लेकर के 30 डेज का अप्रोच क्या होना चाहिए? जी, तो सबसे पहले तो इसमें अगर मेन प्रायोरिटी हम देखा जाए तो मैथ रीजनिंग को ही देना चाहिए, क्योंकि जीके का जो टॉपिक है सर वो बहुत वास्ट है। जीके अनएक्सपेक्टेड होता है सर, कभी कभी मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके बारे में हम कभी सुने ही नहीं होते हैं। लेकिन मैथ में वैसा नहीं होता है। मैथ में ऑलमोस्ट हम लोग वही थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा लेवल टफ हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन हाँ वो जो
रेलवे जो नोटिफाइड किया है उसी से रहता है। तो इसलिए सर प्रायोरिटी तो मैथ और रीजनिंग पर ही होना चाहिए फुल फोकस। जो मैथ रीजनिंग से इसमें 35 और 70 क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं, तो मेन फोकस, क्योंकि अगर यहाँ से हम लोग अच्छा तैयारी कर लें तो इजीली हम लोग 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और बाकी जो जीके का सेक्शन है उसमें से 50 नंबर आ रहा है, तो अगर उसमें से हमको अगर अराउंड 35 ऐसा मिल गया तो हमारा अच्छा मार्क्स हो जाएगा। तो सर मेन प्रायोरिटी मेरे अकॉर्डिंग जो है मैथ और रीजनिंग को देना चाहिए। और इसके प्रिपरेशन के लिए सर यही बेस्ट तरीका होगा कि हाँ मतलब 30 दिन है लगभग, आप डेली एक टू डू लिस्ट तैयार करके आप अपना मैथ का एक मतलब डेली एक एक चैप्टर कम से कम रिवीजन जरूर करें। उसके लिए आपके लिए बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, जो भी आप एनटीपीसी का जो हुआ है क्वेश्चन, अभी एनटीपीसी जो सीबीटी 1 हुआ है, तो उस क्वेश्चन को ही डेली एक सब्जेक्ट वाइज जो भी टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज जिस बुक से आपको मिल जाए, बहुत सारे बुक ऐसा आया हुआ है सर जो जिसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो वो बुक आप फॉलो करके उसको टॉपिक वाइज कर ले, रीजनिंग को उसी तरह से टॉपिक वाइज, क्योंकि 30 दिन लगभग अगर मान लेते हैं अप्रॉक्स तो 30 दिन मिलेगा, तो 30 दिन में आप इजिली मैथ को रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टू डू लिस्ट बना के मैथ और रीजनिंग पे हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अनएक्सपेक्टेबल नहीं आएगा। हो सकता है थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाए, लेकिन अनएक्सपेक्टेबल नहीं आएगा। जो जीके का थोड़ा पर्सन होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में कभी हम सुने ही नहीं रहते हैं, वैसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो थोड़ा सा ज्यादा जो फोकस होना चाहिए वो मैथ और रीजनिंग पे ही होना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा बताया। थोड़ा सा मैथमेटिक्स को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो आपका पूरा पेपर होता है उसमें यदि अगर मैथमेटिक्स के टाइम को आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो आपका जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, आप फिर सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। मेनली जो टाइम मैनेजमेंट है वो मैथमेटिक्स में ही करना होता है और एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना होता है। तो जी जी मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स का एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट को लेकर के क्या अप्रोच होना चाहिए? जी जी। तो इसके लिए सर मैथ का जो मेन जो फोकस होना है वो कैलकुलेशन होता है सर। अब बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि वो सारे मेथड जानते हैं लेकिन कैलकुलेशन उनका फास्ट नहीं होता है, या तो कैलकुलेशन में कभी कभी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसके लिए कैलकुलेशन को आपको थोड़ा फास्ट करने के लिए कम से कम तो सर टेबल 30 तक याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो 30 तक आप टेबल याद कर लीजिए। 20 तक तो ऑलमोस्ट सबको याद होता है, तो आप 30 तक टेबल याद कर लीजिए। उसके बाद क्यूब 30 तक याद होना चाहिए और स्क्वायर आपको 50 तक याद होना चाहिए। इतना याद करने के बाद आपका कैलकुलेशन जो होगा थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा। और बाकी मैथ में थोड़ा सा अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो आप टाइमर लगा ले, स्टॉप वॉच में टाइमर लगा ले। 25 मिनट में 25 क्वेश्चन, शुरू शुरू में आप 25 क्वेश्चन चाहे 35 क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे, पहले 40 मिनट दे, उस समय धीरे धीरे घटा के थोड़ा थोड़ा कम करते जाए। जैसे पहले हम 35 क्वेश्चन 40 मिनट दिए, उसके बाद क्या किया, थोड़ा देखे कि हमारा स्पीड आ रहा है, तो उसके बाद 35 दिए 1 मिनट में एक क्वेश्चन के लिए। उसके बाद 30 तक ले, 30 तक ऐसे करके थोड़ा थोड़ा टाइम को कम करके आपको सॉल्व करने की कोशिश करना होगा कि हाँ इतना टाइम में हम इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। और कैलकुलेशन का जो सिली मिस्टेक हो रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक कर देते हैं और वैसा ऑप्शन भी दिया हुआ है और उस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके ही गलत कर लेते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए मैथ में, क्योंकि कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। और कैलकुलेशन के लिए जो बताया, जो चीज बताया, आपको टेबल 30 तक याद होना चाहिए, क्यूब जो है आपको 30 तक याद होना चाहिए और स्क्वायर जो है वो आपको 50 तक याद होना चाहिए। ये सब याद करने के बाद थोड़ा आपको जब भी टाइम मिले तो आप हमेशा अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन, कुछ नंबर लिख के थोड़ा कैलकुलेट करते रहे, ताकि आपका कैलकुलेशन पे थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाए। कैलकुलेशन कैलकुलेशन अच्छा होने से मैथ में टाइम बहुत कम लगता है। अगर आप वर्बली करना शुरू कर दे मैथ को, तो हम लोग जितना अगर एग्जाम में जितना कम पेन चलाते हैं उतना ही हमारा टाइम बचता है। तो ये होना चाहिए कि थोड़ा कैलकुलेशन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए मैथ के प्रिपरेशन के लिए। और टाइमिंग के लिए वही है कि हम तो स्टॉप वॉच में 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, 35 मिनट ऐसा सेटअप करके हम उसको कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मॉक टेस्ट। तो अभी जो लास्ट समय है, चाहे वो हम लोग एनटीपीसी की बात करें या फिर ग्रुप डी का भी जो एग्जामिनेशन डेट है वो लगभग जुलाई बताया गया है। तो मॉक टेस्ट को लेकर के स्टूडेंट्स का क्या अप्रोच होना चाहिए और लास्ट समय के लिए मॉक टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है? जी, मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट तो मतलब अगर जो एकदम हम लास्ट में आ गए हैं तो इसमें तो कम से वीक में कम से कम एक आप मॉक जरूर लगाइए, कम से कम एक। अब ज्यादा ज्यादा आप जितना चाहे उतना लगा सकते हैं एनटीपीसी वाले स्टूडेंट को। और उसमें जो भी मॉक टेस्ट आप जहां से दे रहे हैं वहां पे अगर सेक्शनल टेस्ट हो
जैसे टेक्स्ट बुक में सर सेक्शनल टेस्ट दिया हुआ है, जहाँ पे आप 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 35 रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है और जीके का भी पोर्शन दिया हुआ है। तो आप वहां से भी अगर आप चाहे तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट का सर इम्पोर्टेंस है, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जरूरी नहीं कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन ही दे तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी दे, ऑफलाइन ऑनलाइन दे, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ आप मतलब लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ये फायदा होता है कि जो सिली मिस्टेक होता है वो हमको अभी मतलब टाइम मिल जाता है उसको अवॉइड करने में। ताकि जैसे जो भी हमारा सिली मिस्टेक हो रहा है या तो कैलकुलेशन में हो रहा है या फॉर्मूला लगाने में हो रहा है, तो उसको हम एनालाइज करके उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, इजीली अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट का थोड़ा इंपॉर्टेंस है सर, वो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी हो, स्टूडेंट को जो अच्छा लगे वो, लेकिन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। अभी एनटीपीसी के स्टूडेंट को कम से कम वीक में एक और ज्यादा से ज्यादा आप जितना दे सके उतना जरूर दे। थोड़ा सा आपने मैथ और रीजनिंग के साथ साथ आपने जीके जीएस का भी जिक्र किया था। तो जीके में स्टूडेंट्स को एक ये भी परेशानी होती है कि जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है उसको कहाँ तक कवर करें, यानी कितने दिन पहले तक के करंट अफेयर को कवर अप करें, क्योंकि जनरल अवेयरनेस और जीके वाला पोर्शन में करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी तो इसमें कम से कम आपको 1 साल तो जरूर लेकर चलना हो। 1 साल का जो करंट अफेयर्स है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। 1 साल से पहले जो पूछ दे तो 1 साल से पीछे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब अगर ज्यादा उधर हम करंट अफेयर्स का टाइम देते हैं, अगर 2-3 साल में चले जाएंगे तो वो एक सब्जेक्ट बन जाएगा, हिस्ट्री पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ज्यादा जरूर नहीं है, कभी कभी होता है कि करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन 4-5 साल पहले वाला ही पूछ देता है। जैसे मेरे पिछले एग्जाम दिए तो एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ गया था जो 4 साल पहले का था, तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। करंट अफेयर्स आप कम से कम 1 साल तक लगा लें, और करंट अफेयर्स का डेली वीडियो देखने से बेटर है, चाहे डेली करंट अफेयर्स से पढ़ने के बेटर है आप मंथली कोई भी मैगजीन पढ़ लीजिए, चाहे मंथली जो भी जो बहुत सारे जो आते हैं पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स आता है उसको आप पढ़ सकते हैं। और एक लास्ट और आखिरी सवाल आज का, जनरल साइंस को लेकर के आपका क्या ओपिनियन? इसके पहले सर थोड़ा हम जीके के लिए कुछ बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि जीके के लिए कौन सा बुक मेरे बारे में कि आप कौन सा पढ़े हैं, कौन सा बेस्ट होगा। तो देखिए सर, मेरे अकॉर्डिंग जो जीके के लिए जो बुक है, इसके लिए हम क्राउन पब्लिकेशन का बुक पढ़े थे। पहले क्राउन पब्लिकेशन पढ़ लिए, उसके बाद जो एसपीडी पब्लिकेशन का जो बुक है उससे हम प्रैक्टिस कर लिए। जो क्राउन पब्लिकेशन का बुक है वो हमको काफी बेस्ट लगा, उसमें जो कंटेंट है वो काफी बेस्ट लगा। और उसके बाद जब ये इससे हमारा जब उसको पूरा थ्योरी उसमें पढ़ ली सर, उसमें पूरा थ्योरी दिया हुआ है, जो क्राउन पब्लिकेशन की एक जीके की बुक आती है उसमें पूरा थ्योरी दिया हुआ है। उस थ्योरी को पढ़ने के बाद जो एसपीडी पब्लिकेशन का बुक आता है उसमें रेलवे द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, उससे हम प्रैक्टिस कर लिए। तो जीके का जो मेरा पोर्शन था वो काफी स्ट्रांग हो गया है। तो सर इसमें जो जनरल साइंस का जो बात आता है, अगर एनटीपीसी के लिए बात कहा जाए तो एनटीपीसी में ऐसे कुछ नोटिफाइड किया गया नहीं है कि जनरल साइंस से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। तो सीबीटी 1 में देखा गया कि साइंस का बहुत कम वेटेज था, तो इस वजह से मतलब साइंस को ज्यादा ना करके एनटीपीसी के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसमें नोटिफाइड नहीं कि आपको इतना, ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस से, तो ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए साइंस का काफी वेटेज है। और वो साइंस चाहे तो हरियन पब्लिकेशन का जो एक बुक आता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, चाहे जो क्राउन पब्लिकेशन है उसमें भी साइंस बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो आप साइंस की तैयारी वहां से कर सकते हैं। लेकिन एनटीपीसी वाला स्टूडेंट, अब तो पता नहीं इस सीबीटी 2 में क्या होता है, लेकिन सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शायद साइंस का थोड़ा वेटेज वहां पे कम होगा, क्योंकि वहां पे नोटिफाइड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक पर फोकस करने की कोशिश करना चाहिए जो एनटीपीसी के स्टूडेंट है, क्योंकि स्टैटिक का जो रोल है वो काफी बढ़ गया है। अभी तक जो भी एग्जाम हो रहा है आजकल उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीके पर ही आ रहा है। एट लास्ट हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कोई फाइनल मैसेज? सर बस यही कहेंगे कि आप अपना बेस्ट तैयारी, बेस्ट मतलब अपना बेस्ट जो भी हो सके वो बेस्ट करें, और सबको शुभकामना है एग्जाम के लिए। आप कितने कॉन्फिडेंट है आरएमपी एनटीपीसी सीबीटी 2? जी जी, हम फुल कॉन्फिडेंस है कि हम इस बार सीबीटी 2 भी क्रैक करेंगे, सारे पूरा फाइनल ही कर लेंगे एनटीपीसी में, ये हमको पूरा फुल कॉन्फिडेंस है। सर एक को कुछ क्वेश्चन कमेंट का कुछ क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल। जी जी, तो एक लड़का का कमेंट था सर, उनका कमेंट ये था कि आप कंप्यूटर में कौन सा नॉलेज होगा ताकि ऑफिस में मिलने के चांस रहते। देखिए ऑफिस में मिलना आसान काम नहीं होता है, ये बहुत रेयर होता है,
कभी कभी आपको हो सकता है मिल सकता है, लेकिन कौन सा नॉलेज तो वो हम आपको बता रहे हैं। आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की आपके पास जानकारी है तो ऑफिस में मिलने कभी अगर जरूरत पड़े तो ऐसे सेक्शन में पूछा जाता है कि हाँ इस तरह का आपको नॉलेज है, तो उस स्थिति में अगर आपके पास एक्सेल और वर्ड की जानकारी है तो आपको ऑफिस में मिल सकता है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है सर, मतलब एक ऑफिस में 7-8 को जरूरत होता है, तो कभी कभी कोई हो सकता है दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है, उस केस में ही मिलता है ऑफिस में। तो ये रेयर है, बट हाँ अगर मिल जाए तो अगर मिलने के लिए आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, आपको वर्ड की जानकारी होना चाहिए, एमएस वर्ड की और एमएस एक्सेल की। और एक सर करंट अफेयर्स के लिए बता दूं कि करंट अफेयर्स के लिए आप एक तैयारी करने के लिए एक और बेस्ट है, जहां से आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में भी करंट अफेयर्स इजिली, बहुत बेस्ट बुक हमको लगता है वो प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण और एक और बुक आता है, वो तीनों आपको वहां पे मिल जाएगा। तो उसके लिए करना क्या होता है सर, जियो न्यूज एक ऐप आता है, जो लोग जियो का सिम चलाते होंगे, जियो न्यूज एक ऐप आता है, उस ऐप में जाके आप मैगजीन सेक्शन में, वहां पे एजुकेशन वाले मैगजीन में जाने पर वहां पे आपको 3 जो बुक मिल जाएंगे, प्रतियोगिता दर्पण, एक सामान्य ज्ञान दर्पण और एक सक्सेस मिरर। ये तीनों सर मंथली आता है, तीनों बहुत बेस्ट है करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। अगर आप करंट को अच्छा करना चाहते हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। उसमें कभी कभी कुछ जो क्वेश्चन होते हैं जो हाल ही में जो संपन्न हुए होते हैं, उस क्वेश्चन को भी वहां पे लिया गया होता है, और करंट अफेयर्स के लिए काफी बेस्ट बुक है, और वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएगा। तो अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो बाकी आपको करंट अफेयर्स दूसरे जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी बेस्ट ऐप है जियो न्यूज, उसमें आप मैगजीन में जाके आप वहां से पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, सक्सेस मिरर और सामान्य ज्ञान दर्पण। ये 3 बुक आता है, तीनों में जो आपको बेस्ट लगे उसको पढ़िए, तीनों बेस्ट बुक है। चलिए ठीक है, और कोई सब्सक्राइबर्स का आपके पास कोई सवाल हो जिसका आप जवाब देना चाहते हैं? जी सर, बस इतना ही याद आ रहा है, बाकी अब कोई मतलब जहाँ तक हमको याद है, अभी तो हम लास्ट टाइम आपसे बात करने से पहले हम देखे हैं, बस यही ये 2-3 हमको जिन्होंने लगा डाउट लोग का, तो ये बता दिए, बुक के बारे में भी बता दिए। अगर जो फ्रेश कैंडिडेट होगा उनके लिए, अगर मतलब हम लोग अगर कहीं फिर आपको हो सकता है एग्जाम बाद, जो फ्रेश स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं रेलवे के लिए, तो उसके लिए हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे कि शुरू से क्या करना चाहिए। उसके लिए सर हम बाद में फिर वीडियो बना देंगे उसके लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला, और आप हमेशा स्टूडेंट्स के सवालों के लिए एक्टिव रहते हैं, और आपसे जो भी अपना कीमती समय बन पड़ता है, आप हमेशा स्टूडेंट्स को अपना कीमती समय देते हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इसी तरह से हमेशा स्टूडेंट्स के लिए आगे आएंगे, और आपसे जो भी बन पाएगा आप हमेशा इसी तरह से स्टूडेंट्स की मदद करते रहेंगे। जो भी स्टूडेंट्स है आपके मन में इनके अलावा भी और कोई सवाल रह गया हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगला जो भी हम लोग इंटरव्यू करेंगे तो वहां पे आपके उस सवाल को जरूर पिकअप कर लेंगे। और इनका एक और प्रीवियस इंटरव्यू हो चुका है, तो उस इंटरव्यू का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और ये खुद भी टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाते हैं, आप भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं टेक्स्ट बुक से, तो हमारा कूपन कोड है MONK10, इसको आप यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इस सेशन को हम लोग यहीं पे रखेंगे, जो लोग भी सेशन में जुड़े अंत तक जुड़े रहे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।